मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़कर आती और मुझे पढ़ाई बिल्कुल समझ ना आती तो मास्टर जी खूब पीटते। एक दिन मास्टर जी ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहा कि माँ को दे देना। मेरी माँ ने जब चिट्ठी पढ़ी तो आंखों में आंसू आ गए और बोली, मास्टर कह रहा है आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है, इसे घर पर पढ़ाया करो। पिताजी मुझे काम पर भेजते तो माँ लड़ने लगती कि इसे मुझे पढ़ाना है। तो एक दिन पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया। मैं पढ़ लिख कर कमिश्नर बन गया। तो उसी दिन माँ दुनिया से चली गई और मैं सारी रात रोता रहा। मैं माँ की पुरानी चीज़ें निकाल रहा था कि अचानक मास्टर जी की चिट्ठी मिल गई, जिसे पढ़कर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि सौरमंडल किसे कहते हैं? मास्टर जी ने सवाल पूछा था और साथ ही पूरी क्लास पर नज़रें दौड़ाने लगे ताकि किसी को जवाब देने के लिए खड़ा कर सकें। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपने सामने बैठे हुए लड़कों की लाइन के पीछे झांकने की कोशिश की ताकि मास्टर जी की नज़रों में आने से बच जाऊं, मगर उनकी नज़रें शायद पूरी क्लास में मुझे ही ढूंढ रही थीं। जब मैं उन्हें नज़र न आया तो वो तेज़ आवाज़ में बोले, अमित कहाँ है? सारी क्लास ने एक साथ मेरी तरफ इशारा कर दिया और ठहाके लगाने लगे। मेरा दिल बैठ सा गया। मास्टर जी ने कहा, हाँ भाई अमित, खड़े हो जाओ। मैं ना चाहते हुए भी धीरे धीरे खड़ा हो गया। मेरे हाथ काँप रहे थे और नज़रें ज़मीन में गड़ी हुई थीं। मास्टर जी ने दोबारा कहा, चलो बताओ सौरमंडल किसे कहते हैं? मैंने सर और झुका लिया। मुझे सचमुच कुछ पता नहीं था। किताब के शब्द मेरे मस्तिष्क में कभी ठहर ही नहीं पाते थे। मास्टर जी ने मुझे अपने सामने बुला लिया। उन्होंने एक ही सवाल कई बार दोहराया। उनकी आवाज़ कठोर होती जा रही थी। मैं शांत खड़ा रहा। मेरे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो लगातार कठोर आवाज़ में एक ही सवाल पूछते रहे। जब मैंने फिर भी कुछ न कहा तो उन्होंने टेबल पर पड़ी हुई छड़ी उठा ली। मैंने दया की नज़रों से उनकी तरफ देखा, मगर मेरी आंखों में बसी प्रार्थना उनके दिल को ना छू सकी। उन्होंने जी भरकर मुझे मारा। हर वार के साथ मेरा दिल भी टूटता चला गया। फिर उन्होंने कहा, जाकर क्लास में सबसे पीछे खड़े हो जाओ। मैं सिसकते हुए पीछे जाकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैंने रोने की हिम्मत न की। मास्टर जी ने तुरंत ही एक और लड़के को खड़ा कर लिया और वही सवाल उससे पूछा। उस लड़के ने टूटे फूटे शब्दों में जवाब दे दिया। जवाब पूरा नहीं था, मगर फिर भी मास्टर जी ने उनकी तारीफ की। वो कहने लगे, शाबाश, कोशिश तो करता है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, इसे ही देख लो, तुमसे ज़्यादा हालात का मारा है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करता है। उनके शब्द मेरे लिए मार से ज़्यादा पीड़ादायक थे। उन्होंने कहा, तुम क्यों अपने माँ बाप का समय और पैसा बर्बाद करने पर तुले हुए हो? फिर बोले, जाकर कोई काम धंधा सीख लो, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। ये पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई हुनर सीख लोगे तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी तो खींच लोगे। ये सब कहकर वो बाकी क्लास की तरफ मुड़ गए और पढ़ाने लगे। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने पूरी कोशिश की कि अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रखूं। मैं मन ही मन चाह रहा था कि आज कुछ समझ आ जाए, मगर जैसे ही मास्टर जी बोलते, शब्द मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते। मैं पूरे ध्यान से सुनता था, मगर मेरे पल्ले फिर भी कुछ नहीं पड़ता था। मुझे खुद पर गुस्सा आता था और बेबसी भी महसूस होती थी। ये कोई आज का दिन नहीं था, ये तो मेरा शुरू से नियम बन चुका था। मैं रोज़ माँ की विनती करता रह जाता कि मुझे स्कूल से उठा लिया जाए। मेरी माँ बड़ी मेहनती औरत थी। वो मुझे रोज़ स्कूल छोड़ने आती, रास्ते में बार बार समझाती कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। वो मुझे बहुत कामयाब देखना चाहती थी। उनकी आंखों में मेरे लिए बड़े बड़े सपने थे, मगर मैं क्या करता? मुझे मास्टर जी की बातें समझ ही नहीं आती थी। वो पढ़ाते रह जाते और मैं पूरी कोशिश से सुनता रहता, फिर भी मेरे दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं था। हर दिन मास्टर जी मुझे मार मार कर अपना गुस्सा निकालते थे। हर रोज़ मुझे स्कूल छोड़कर कोई काम सीखने का उपदेश देते थे। लेकिन माँ जब इतने प्यार से मुझे स्कूल जाने के लिए कहती तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाता था। मैं उनसे बहुत प्रेम करता था। उनकी किसी इच्छा को टालने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। इसी तरह हमारे घर और स्कूल के बीच आते जाते दिन गुजर जाते थे। मेरी देखा देखी और भी बहुत से लड़के थे जो पाठ याद करके नहीं आते थे। वो कुछ पल मास्टर जी से मार खाने के बाद
पूरा दिन हंसी मजाक और बेफिक्री में गुजार देते थे, मगर मेरा दिल इन जैसा नहीं था। मुझे हर मार के साथ एक असफलता का एहसास घेर लिया करता था। आखिरकार मास्टर जी ने ये समझ लिया कि मेरी वजह से स्कूल का माहौल ख़राब हो रहा है। एक दिन उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और मेरे हाथ में पकड़ा दी। उन्होंने कहा, ये चिट्ठी जाकर अपनी माँ को दे देना। मैंने वो चिट्ठी कांपते हाथों से पकड़ी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब कोई बड़ा फैसला होने वाला है। मैंने मास्टर जी से वो चिट्ठी पकड़ी और खामोशी से घर आ गया। मेरा पूरा दिल ख़राब रहा। घर पहुंचकर मैंने चिट्ठी माँ के हाथ में दे दी। माँ ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हिचकियाँ लेकर रोने लगी। माँ को इस तरह रोते देखकर मैं खुद डर गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं सोचने लगा कि ना जाने चिट्ठी में क्या लिखा है जिसने माँ को इस कदर तोड़ दिया है। मैंने डरते डरते माँ के हाथ से चिट्ठी पकड़ना चाहा, मगर माँ ने मुझे चिट्ठी देने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आवाज़ रुंध गई, मगर फिर वो बोली। माँ ने कहा कि मास्टर जी ने लिखा है कि तुम बहुत लायक और बुद्धिमान हो। वो कह रहे हैं कि हमारा स्कूल इतने होशियार बच्चे के योग्य नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम्हें किसी बड़े स्कूल में दाखिल करवाया जाए या फिर घर पर पढ़ाया जाए। माँ की बात सुनकर मुझे जैसे विश्वास ही नहीं आया। मैं अंदर से खुशी से भर गया। मेरे दिल में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। मैं तो हमेशा डांट और मार खाने वाला लड़का था। आज पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की थी। मैं हैरान था कि मैं तो कभी मास्टर जी को पाठ सुना ही नहीं पाया था। फिर वो मेरी तारीफ कैसे कर सकते थे। मेरे दिल में मास्टर जी के लिए भी आदर पैदा हो गया। मैंने सोचा शायद वो मेरी खामोशी और कोशिश से प्रभावित हो गए होंगे। मन ही मन में खुश भी था कि शायद अब स्कूल जाने की मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। माँ भी खुश थी और मैं भी, मगर मेरी खुशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी। अगले दिन माँ ने मुझे किताबें पकड़ा दी और ख़ुद मेरे सामने बैठ गईं। उन्होंने कहा कि अब वो मुझे खुद पढ़ाएंगी। मैं शांत हो गया। इसी दौरान पिताजी भी घर आ गए। उन्होंने मुझे घर में देखकर पूछा कि आज स्कूल क्यों नहीं गए। माँ ने बताया कि मास्टर जी ने कहा है कि इसे घर पर पढ़ाया जाए क्योंकि ये बहुत तेज़ है। पिताजी ये सुनकर शांत हो गए और कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए और मुझे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें काम पर लेकर चलता हूँ। मेरा दिल धक से रह गया, मगर माँ फौरन बोल पड़ी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो मुझे किसी काम पर नहीं भेजेंगी, वो मुझे ज़रूर पढ़ाएंगी। पिताजी ने और बहस नहीं की और घर से चले गए। इसके बाद माँ ने मुझे सचमुच घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर सच ये था कि मैं दिल से पढ़ने वाला लड़का था ही नहीं। किताब सामने रखकर भी मेरा ध्यान कहीं और भटक जाता था। माँ मुझे समझाती रहती, कभी प्यार से और कभी सख्ती से। फिर कुछ दिन बाद माँ ने मेरा एक दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ये स्कूल मेरे पहले स्कूल के मुकाबले में बहुत छोटा था। वहाँ ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे। मुझे स्कूल रोज़ नहीं जाना पड़ता था। मैं ज़्यादातर घर में ही पढ़ता था और सिर्फ परीक्षा देने के लिए स्कूल जाया करता था। मुझे ये बात कुछ हद तक अच्छी लगने लगी। कम से कम मार और अपमान से तो जान छूट गई थी। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। माँ पूरी कोशिश करती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। मैं उनकी आंखों में अपने लिए आशा देखता था। वो आशा मुझे अंदर से तोड़ भी देती थी और जोड़ भी देती थी। मैं नहीं जानता था कि मैं आगे जाकर क्या बनूंगा। बस इतना जानता था कि माँ मुझे हारता हुआ नहीं देखना चाहती। पिताजी कुछ दिन तो शांत रहे। वो कुछ नहीं बोलते थे, मगर उनकी शांति में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। वो मुझे पढ़ते हुए देखते तो गहरी सांस लेकर बाहर चले जाते। माँ समझ जाती थी कि पिताजी के दिल में तूफान पल रहा है। शुरू में पिताजी ने खुद को रोके रखा, मगर फिर एक दिन वो बोल ही पड़े। उन्होंने कहा कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, किताबों से पेट नहीं भरता। उन्होंने कहा कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ और अब मुझे उनके साथ काम पर जाना चाहिए। माँ ने फौरन मना कर दिया। उनकी आवाज़ में वही पुराना विश्वास था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ेगा, वो मेहनत करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। पिताजी को ये बात बुरी लगने लगी। उनके स्वर में कड़वाहट आती चली गई। रोज़ रोज़ यही बहस होने लगी। मैं शांत बैठा सब सुनता रहता।
मेरा दिल माँ के साथ था, मगर पिताजी की बातें भी दिल को डराती थीं। पिताजी रोज़ मुझे तैयार होने को कहते। मैं माँ की तरफ देखता तो वो सर हिलाकर मना कर देती। पिताजी के सब्र का बांध धीरे धीरे टूटने लगा। एक दिन वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने दो टूक बात कर दी। उन्होंने कहा कि या तो मैं उनके साथ काम पर जाऊं या फिर माँ और मैं इस घर से निकल जाएं। उनके लिए दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं थी। उस पल घर में अजीब शांति छा गई। माँ ने कुछ पल सोचा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर आवाज़ मजबूत थी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव यही है तो वो घर छोड़ देंगी, मगर मुझे काम पर नहीं भेजेंगी। वो ये भी जानती थीं कि बाहर की ज़िंदगी कितनी कठोर है, मगर फिर भी उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उसी दिन हम घर से निकल गए। हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था, कुछ कपड़े और कुछ किताबें। माँ ने किताबें सबसे पहले उठाईं। हम दर बदर भटकने लगे। कभी किसी परिचित के दरवाजे पर गए, कभी किसी ने एक रात ठहरा लिया, कभी किसी ने साफ मना कर दिया। हर ठोकर के साथ माँ का शरीर थोड़ा सा कमज़ोर होता जा रहा था, मगर उनका हौसला कायम था। कुछ दिन बाद हमें शहर के किनारे एक झोपड़ी मिल गई, मिट्टी और टीन से बनी हुई। वो झोपड़ी बारिश में टपकती थी और गर्मी में तपने लगती थी, मगर माँ ने उसी को अपना घर मान लिया। उन्होंने कहा कि यहीं से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। उन्होंने अगले ही दिन काम ढूंढ लिया। वो घरों में काम करने लगी, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू पोछा करती। शाम को थकी हारी लौटती, मगर मुझे देखकर मुस्कुरा देती। मैंने भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन में थोड़ी बहुत ट्यूशन पढ़ाने लगा। जो बच्चे स्कूल का पाठ नहीं समझ पाते थे, वो मेरे पास आ जाते। इससे थोड़ा बहुत खर्च निकल आता। माँ खुश होती थी कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। रात को हम मिट्टी के चूल्हे के पास बैठते। माँ मुझे पाठ सुनाती। मैं थका होता, मगर दिल से पढ़ने लगा था। इन्हीं दिनों मेरी सोच बदलने लगी। मैं अक्सर माँ के हाथ देखता, वो हाथ जो लगातार काम करते करते खुरदरे हो गए थे। मैं उनकी सांसों में थकान महसूस करता था। मुझे एहसास होने लगा कि अगर मैं पढ़ लिख कर भी कुछ ना बन सका तो माँ का घर छोड़ना सब व्यर्थ हो जाएगा, इनका त्याग बेकार चला जाएगा। ये विचार मुझे अंदर से हिला देता था। उसी दिन के बाद मैंने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। अब शब्द मेरे सर के ऊपर से नहीं गुजरते थे। मैं इन्हें पकड़ने लगा था। मैं सवाल पूछने लगा था। मैं समझने लगा था। जो चीज़ पहले कठिन लगती थी, अब धीरे धीरे आसान होने लगी। माँ की आंखों में खुशी लौट आई। वो मुझे देखकर ईश्वर का धन्यवाद करती थीं। समय बीतता गया, मैं परीक्षाएं देता गया और सफल होता गया। मैंने अपनी शिक्षा पूरी की, फिर प्रतियोगी परीक्षाएं दी। मैं असफल भी हुआ, मगर हारा नहीं। माँ हर असफलता पर मेरा हौसला बढ़ाती। वो कहती कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, एक दिन ज़रूर रंग लाती है। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं कमिश्नर बना। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि मैंने माँ का सपना पूरा कर दिया है। मैं सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ा। दिल चाह रहा था कि जाकर माँ के चरणों में सर रख दूं, उनके हाथ चूम लूं, उन्हें बताऊं कि आज उनका बेटा जीत गया है। मगर जब मैं अपने छोटे से घर के पास पहुंचा तो वहां अजीब भीड़ लगी हुई थी। लोग शांत खड़े थे, कुछ औरतें रो रही थीं। मेरा दिल डूबने लगा। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर मेरी जान निकल गई। माँ जमीन पर लेटी हुई थीं। उनका चेहरा शांत था, मगर सांस नहीं चल रही थी। वो काम करते करते इस छोटे से घर में ही प्राण त्याग चुकी थीं। मैं वहीं बैठ गया। मेरी खुशी एक पल में राख हो गई। मैं सारी रात रोता रहा, सुबह तक माँ के पास बैठा रहा। मुझे लग रहा था अगर वो एक दिन और रुक जाती तो मैं उनकी आंखों में अपनी सफलता दिखा देता, मगर शायद उनका काम यहीं तक था। माँ के देहांत के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी किसी ने एक ही झटके में तोड़ दी हो। जब उनकी अर्थी उठी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिल भी उन्हीं के साथ बंध गया हो। मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे। लोग मुझे सहारा दे रहे थे, मगर मैं अंदर से खाली हो चुका था। आंखें सूखी थीं, मगर सीना फटा जा रहा था। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि आंसू ना आना भी कितनी बड़ी पीड़ा होती है।
मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने कैसे माँ को चिता पर लिटाया था। बस इतना याद है कि जब चिता को अग्नि दी जा रही थी तो हर लपट के साथ मेरे अंदर कुछ जलता जा रहा था। वो हाथ जो मुझे पकड़कर स्कूल छोड़ने आते थे, वो आंखें जो मेरे लिए सपने देखती थीं, वो आवाज़ जो हर असफलता पर मुझे हौसला देती थी, सब कुछ अग्नि में विलीन हो चुका था और मैं सामने खड़ा था। खड़ा बेसुध सा सब देख रहा था। अंतिम संस्कार के बाद मैं घर वापस आ गया, वहीं छोटा सा घर जिसे माँ ने अपनी मेहनत से बसाया था। मगर अब वो घर नहीं था, अब वो खाली खाली सा ढांचा लग रहा था। दीवारें मुझे घूर रही थीं, हर कोना मुझे माँ की याद दिला रहा था। कहीं वो चटाई बिछी थी जहाँ वो बैठकर मुझे पढ़ाती थी, कहीं वो चूल्हा था जिस पर वो थके हाथों से रोटी पकाती थी। मुझे लग रहा था जैसे ये घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा हो। पहले 3 दिन मुझे होश ही नहीं रहा। मैं न ठीक से सोया, न ठीक से खाया। लोग आते रहे, कोई मेरे सर पर हाथ रखता, कोई माँ की तारीफ करता, कोई कहता कि वो बहुत महान औरत थी, कोई कहता कि उन्होंने सचमुच एक हीरा पैदा किया था। मैं सब सुनता रहा मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे कानों में आवाज़ें गूंजती थी मगर दिल तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। 3 दिन बाद लोगों का आना कम हो गया। घर में सन्नाटा फैल गया, वो सन्नाटा जो शोर से ज़्यादा पीड़ादायक होता है। मैं अकेला रह गया। पहली बार मैंने खुद को सचमुच अकेला महसूस किया। मैंने कमरे के एक एक कोने को देखा। माँ की चीज़ें बिखरी पड़ी थीं, उनकी साड़ी, उनकी पुरानी चप्पल, उनकी सिलाई वाली धुई सुई धागा, सब कुछ वैसे ही था जैसे वो अभी काम से लौट कर आएंगी। मैंने माँ की पुरानी चीज़ें समेटना शुरू कर दी। हर चीज़ उठाते हुए मेरा दिल बैठ जाता था। कभी उनकी खुशबू आ जाती तो कभी आंखें भर आती, कभी कोई याद दिमाग में आ जाती तो कदम रुक जाते। मैं एक पुराने संदूक के पास पहुंचा जो हमेशा बंद रहता था। मैंने उसे खोला तो अंदर कुछ कागजात और एक पुराना लिफाफा रखा था। मेरा हाथ जैसे वो लिफाफा देखकर रुक गया। ये वही चिट्ठी थी, मास्टर जी की चिट्ठी, वो चिट्ठी जिसने कभी मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैंने लिफाफा खोला। कागज़ पुरानी स्याही की महक दे रहा था। जैसे ही मैंने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया तो मेरी आंखें नम हो गई। चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा बहुत कमज़ोर, बहुत ही मंदबुद्धि और नालायक है। ये क्लास के दूसरे बच्चों को भी अपने जैसा बना देगा। कृपया करके इसे घर में ही रखें और दोबारा स्कूल मत भेजिएगा। मैं वो शब्द पढ़ता रहा, बार बार पढ़ता रहा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। ये वही चिट्ठी थी जिसे माँ ने मुझे कभी देखने नहीं दिया था। ये वही चिट्ठी थी जिसे माँ ने मेरे उत्साह में बदल दिया था, जिसमें लिखे गए अपमान को उन्होंने प्रेम में बदल दिया था, जिसमें छुपी अयोग्यता को उन्होंने क्षमता बना दिया था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं ज़मीन पर बैठ गया। मुझे अपनी माँ की महानता उस पल पूरी तीव्रता से महसूस हुई। वो चाहती तो सच बता सकती थी, वो चाहती तो मेरा दिल तोड़ सकती थी, वो चाहती तो मुझे ये भी भरोसा करवा सकती थी कि मैं कुछ नहीं हूँ। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने एक झूठा सपना रखा, मगर वो सपना मुझे हकीकत तक ले आया। अगर उस दिन माँ मुझे कह देती कि मैं नालायक हूँ तो शायद मैं कभी न उठ पाता। अगर वो उस चिट्ठी के शब्द मेरे सामने पढ़ देती तो शायद मैं खुद को मान ही लेता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। उन्होंने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई। उन्होंने मेरा मनोबल नहीं तोड़ा बल्कि मेरा उत्साह बढ़ाया। मैंने चिट्ठी सीने से लगा ली। मेरे आंसू अब रुक नहीं रहे थे। मैं सिसक सिसक कर रो रहा था। मैं समझ चुका था कि मैं जो कुछ भी बना था वो सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से था। मेरी सफलता मेरी मेहनत से पहले उनके त्याग का परिणाम थी। वो औरत जो घरों में काम करती रही, जिसने खुद को घिसा दिया मगर मुझे झुकने नहीं दिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कमिश्नर नहीं बना था, मुझे कमिश्नर बनाया गया था। एक माँ ने बनाया था, एक ऐसी माँ ने जो पढ़ना लिखना शायद ज़्यादा नहीं जानती थी
मगर इंसान बनाना खूब जानती थी। एक ऐसी माँ ने जो सच छुपाकर मुझे सच तक ले आई थी। मैंने चिट्ठी को संभाल कर मोड़ कर रख दिया। मैंने माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मैंने उनसे मन ही मन वादा किया कि मैं हमेशा उनके नाम को अमर रखूँगा। मैं जहाँ भी रहूँगा उनकी मेहनत को याद रखूँगा। मैं कभी किसी कमज़ोर बच्चे का दिल नहीं तोड़ूँगा। कभी किसी माँ की उम्मीद को छोटा नहीं समझूँगा। आज मैं जिस स्थान पर हूँ वो मेरे लिए गर्व का कारण है, मगर इससे ज़्यादा गर्व मुझे इस बात पर है कि मैं एक ऐसी माँ का बेटा हूँ जिसने मुझे नालायक कहलाने से कमिश्नर बनने तक का सफ़र तय करवा दिया। ज़िंदगी के इस पड़ाव पर आकर मैंने ये सीखा कि असल गुरु वो नहीं होता जो सवाल पूछे, बल्कि वो होता है जो इंसान पर विश्वास रखे। और मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी गुरु थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।